हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी में। तो आइए आज से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर हम आए हुए हैं आपके बीच, और जो कि सबसे ज़्यादा एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। और जैसा कि आपने हेडलाइन भी देख रखा होगा कि एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्पेशल जनरल साइंस। जी हाँ, तो इसमें हम आपको टोटल 25 क्वेश्चन अभी के पहले सेट में कराऊंगा। जैसे कि आपने देख रहे होंगे सेट 1 है, और टोटल जो क्वेश्चन का सीरीज होगा वो 500 क्वेश्चन का सीरीज होगा। मैं लगातार इस चीज़ को आपको 20 दिनों के अंदर अंदर एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए 500 साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ऐसे ही साइंस के प्रैक्टिस सेट को लेकर के आया हूँ। तो सो प्लीज़ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। और एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और हमारे वीडियो को आप देख पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर गंवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आइए, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन कि प्राचीन काल के जानवरों एवं पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों को अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। यानी ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख रहे होंगे कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को बहुत ही गहराई से देखिए और इसे समझने का कोशिश कीजिए। जहाँ तक मैं हो सकता है मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर की ओर चलते हैं। ये इसका आंसर क्या होगा तो बता दें, इसका आंसर क्या होगा कि जीवाश्म ईंधन। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो जीवाश्म ईंधन विज्ञान होगा। सॉरी, जीवाश्म विज्ञान इसका आंसर राइट आंसर होगा। तो आप देख रहे होंगे प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के जो अध्ययन होते हैं उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन। तो किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ तुलना किया जाता है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ तुलना किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो दोस्तों आई होप कि आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो आप मुझे उम्मीद है कि इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर भेजेंगे। चलिए इससे तो देखिए गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है इसका हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो बता दूं मैं आपको, किसी तत्व का जो परमाणु भार वह संख्या होता है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो क्या करता है, यह प्रदर्शित करता है कि किसी तत्व का परमाणु एक हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, इस चीज को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो याद होगा दोस्तों कि ये बहुत अच्छे जाने माने वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था और हमारे कई कामों में भी आते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका राइट आंसर क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो दोस्तों मालूम पड़ गया होगा कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला
चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भारी होती है। धमनियाँ किस में वहन करती है जो कि रक्त के भारी होती है, रक्त से भारी होती है। तो बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो आप सभी को पता होगा कि धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, रक्त धमनियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो रक्त होती है वैसा रक्त नली जो कि रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है उसे धमनी कहा जाता है। ठीक है, तो वैसा रक्त नली जो रक्त को शरीर के हृदय से हृदय से जिसे हम हार्ट बोलते हैं, उस हार्ट से शरीर के विभिन्न भाग तक, ठीक है, हार्ट से शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाते हैं उसे धमनी कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, धमनी कहा जाता है। और आगे मैं बता दूं आपको कि इसमें हमेशा क्या होता है कि इसमें हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। याद रखिएगा, इसमें जो धमनियाँ होती है, धमनियाँ में हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। और अपवाद में, ठीक है, तो दोस्तों अपवाद में आती है फुफ्फुस धमनियाँ जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ठीक है, अपवाद के रूप में आते हैं फुफ्फुस धमनियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और शुद्ध रक्त से मतलब यह है कि जिसमें ऑक्सीजन युक्त हो, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो, तो उसी को क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है कि धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है किससे, ऑक्सीजन से। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है, हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हमारी आँखों में लेंस का जो काम है वो काम है आँखों की फोकस दूरी को बदलना। ठीक है, हमारी आँखों में जो लेंस होते हैं उस लेंसों का काम होता है कि आँख की जो फोकस दूरी है उस फोकस दूरी को बदलना। ठीक है दोस्तों, और मानव नेत्र का जो नेत्र होता है उसमें कौन से लेंस होते हैं, तो आपको बता दूं कि उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे। और यह भी बता दें कि आपको यह विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाता है। याद रखिएगा कि जो उत्तल लेंस होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, और इसलिए नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी निश्चित नहीं रहती, यह हमेशा बदलते रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया। तो बता दूं दोस्तों कि थर्मोस्कोप का आविष्कार, तो याद रखिएगा दोस्तों, थर्मोस्कोप जो है इसका आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था, जो एक महान वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, जो फिजिक्स के बहुत अच्छे खासे गैलीलियो गैलीली ये जाने जाते हैं वैज्ञानिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, मार्स गैस को और किस नाम से जाना जाता है, यानी मार्स गैस जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बता, मार्स गैस को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा मार्स गैस को मीथेन गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं। और ये गैस जो है कोयले के खदानों में आग मीथेन गैस के ही कारण लगता है। और जबकि आपको बता दें इसका जो सूत्र होता है, मीथेन गैस का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। याद रखिएगा दोस्तों, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। और LPG पता होगा, जो हम घरों में खाना बनाने में यूज करते हैं। और जो LPG गैस होता है, ये जो गैसों का मिश्रण होता है ये होता है प्रोपेन। याद रखिएगा दोस्तों, ये किसका होता है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो LPG गैस है वो किसका मिश्रण है। तो याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, जिसे हम लोग टीबी बीमारी के नाम से जानते हैं। और टीबी बीमारी का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्यूबरक्लोसिस होता है। क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस।
क्या होता है दोस्तों? तो ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो यह दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर तो होगा, जो आप देख रहे होंगे, इसका राइट आंसर है 24 मार्च। क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, इथेनॉल किसे प्राप्त किया जाता है? इथेनॉल किसे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों बता दें कि इथेनॉल जो है वो आपके इथेनॉल जो है आपके, ये गन्ना से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जाता है। और बायोडीजल नाम सुने होंगे, बायोडीजल, बायोडीजल जो है वो फरंद, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फरंद, सूरजमुखी, जेट्रोफा, पेंगोमिया, अंडी आदि से बायोडीजल निकाला जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि बायोडीजल किससे निकाला जा सकता है, और तरह तरह के ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें से एक जेट्रोफा दे दिया जाएगा। तो इसमें आप याद रखिएगा जेट्रोफा से बायोडीजल निकाला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, मोटापे को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोटापे को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनटीपीसी के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो राइट आंसर है मोटापे को नापने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है। और आरबीसी की संख्या को ज्ञात करने के लिए हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कि आरबीसी जो होते हैं हमारे रक्त में, आरबीसी, इसकी संख्या को ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा, हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। और आपको इसके साथ साथ बता दें कि जो वर्षा होती है, वर्षा का मापन किया जाता है किस मीटर से? वर्षा का मापन किससे किया जाता है? तो वर्षा का मापन रेन गेज से किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों? रेन गेज। तो याद रखिएगा, वर्षा के मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? रेन गेज कहा जाता है। और इस साथ साथ आपको बता दें कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, और आपको बता दें कि जो मैनोमीटर होता है वो गैस के दाब को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, तो जो मैनोमीटर होता है, ठीक है, मैनोमीटर को प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैस का दाब ज्ञात करने के लिए, गैस का दाब ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एंटोमोकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पक्षियों के अध्ययन को जो है कि वो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और इंडियन बर्ड डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया है। जो इंडियन बर्ड एक लेख है, वो साइंस में वो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सलीम के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सलीम के द्वारा लिखा गया है। और आपको बता दें, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते। हाँ, तो डॉक्टर सलीम के द्वारा लिखा गया। और डॉक्टर सलीम जो है भारत में पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ थे। याद रखिएगा कि पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ कौन थे? तो डॉक्टर सलीम। याद रखिएगा कि पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विज्ञानिक विशेषज्ञ कौन थे? डॉक्टर सलीम थे।
और आपको बता दें कि बाज पक्षी जो होता है वो शिकारी पक्षी माना जाता है, बाज पक्षी को शिकारी पक्षी माना जाता है। और तीव्रतम पक्षी अलाबिल को माना जाता है। और गिद्ध सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी है। और गिद्ध की संख्या अब धीरे धीरे बहुत ही कम हो चुका है, जो पर्यावरण मित्र के रूप में जाना जाता है गिद्ध को, जो कि जिसका भोजन मांस होता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब चीज़ है। तो मैं आपको इसी तरह का बार बार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके औरों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस सीरीज का फ़ायदा उठा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या है? तो दोस्तों इस बता दें कि विद्युत आवेश का जो असाई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। विद्युत आवेश का असाई मात्रक होता है कूलाम। और आपको बता देते हैं इससे जुड़ी और भी राशि मात्रक, जो ये किलोग्राम है ये द्रव्यमान का असाई मात्रक है, ये जो केल्विन है ये ताप का असाई मात्रक है, और वोल्ट जो है ये आपका विभवांतर का असाई मात्रक है, और दाब का असाई मात्रक पास्कल होता है। कोण का असाई मात्रक रेडियन होता है। शक्ति का असाई मात्रक वाट होता है, और प्रेरक का असाई मात्रक हेनरी होता है। ये ध्यान में रखिएगा, प्रेरक का असाई मात्रक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। प्रेरक का असाई मात्रक जो होगा वो हेनरी होता है। याद रखिएगा, प्रेरक का असाई मात्रक क्या होगा? हेनरी होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रदीप्त घनत्व का असाई मात्रक। प्रदीप्त घनत्व का असाई मात्रक। तो याद रखिएगा, प्रदीप्त घनत्व का जो असाई मात्रक होता है वो होता है लक्स। याद रखिएगा, प्रदीप घनत्व का असाई मात्रक क्या होता है? तो लक्स होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कि पानी के अंदर अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो बता दें कि पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे गोताखोर अपने साथ हीलियम और ऑक्सीजन के युक्त सिलेंडर श्वसन को नियमित बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। और नॉटिकल समुद्री मील है जिसे मापा जाता है। ठीक है, नॉटिकल जो है समुद्री मील है जिसे मापा जाता है। और पेरिस्कोप से पानी के अंदर से पानी की बाहरी वस्तु को देखा जाता है, यानी पानी के अंदर से पानी की बाहरी वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और वायुयान आदि के संकेतों को ग्रहण करने के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाता है। और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो विशेष चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर भी आप देख लिए होंगे, इसका आंसर सोनार था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम लाइका है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला जो कुत्ता था उस कुत्ते का नाम लाइका था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, एनीमिया, टीबी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये इसका अगला आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो दोस्तों बता दें कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, जैसे टीकाकरण के लिए बीमारी है, जैसे टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसे ही रख रखाव के लिए है। तो बताइए कि जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसा ही रख रखाव के लिए क्या है? तो खराबी है। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? खराबी होगा। इसका आंसर क्या होगा? खराबी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके का खोज किसने किया था। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? ये याद रखिएगा, पोलियो के टीके का खोज
अलेक्जेंडर ने किया था। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा उपलब्ध है? इस पूरे ब्रह्मांड में जो दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा दूसरा सर्वाधिक तत्व जो है वो है हीलियम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन एक उत्कृष्ट धातु है? इनमें से कौन एक उत्कृष्ट धातु है? तो बता दें दोस्तों, इनमें से जो सबसे उत्कृष्ट धातु है वो है चांदी। ठीक है दोस्तों। और उत्कृष्ट धातुएं होती है जो मैं आपको बता दूं, उत्कृष्ट धातुओं के अंतर्गत जैसे चांदी है, सोना है, और प्लेटिनम है, और आपका LR है, HG है, PD है, RH है, RU है, OS है। ये सभी के सभी नोबेल धातु के क्रम में आते हैं, और उत्कृष्ट धातु को ही नोबेल गैस धातु भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? ऑक्टोपस जो होता है उसका खून का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों याद रखिए नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का जो रंग होता है वो नीला होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो याद रखिएगा कि ये जो परिभाषित किया था इस पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पना को, तो ये आर्थर ट्रांसले ने किया था। किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे आर्थर ट्रांसले, तो इन्होंने ही परिभाषित किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव होता है वो क्या है? ब्लू व्हेल है। क्या है दोस्तों? ब्लू व्हेल है। और आपको बता दें कि सफ़ेद हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सफ़ेद हाथी जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है? थाईलैंड में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? थाईलैंड में। कहाँ पाया जाता है? थाईलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा जीव है? तो ये भी अभी तो आपको बता चुके हैं कि सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पौधे के कौन सा भाग पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा जाइलम। और जाइलम एक प्रकार का संवहनी ऊतक है, और यह पौधों में पानी और खनिज लवण का परिवहन और यांत्रिक दृढ़ता को प्रदान करने का कार्य करता है। और पौधे की आयु की जो गणना है वो जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही किया जाता है, कि कौन से पौधे का कितना आयु है, इसकी जो गणना की जाती है वो जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिन करके किया जाता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा इस टेस्ट सीरीज का, सेट 1 का ये अंतिम क्वेश्चन होगा और 25वां क्वेश्चन है। और इसी तरह मैं डेली लाता रहूँगा 25-25 क्वेश्चन का, और अंततः आपका एग्जाम स्टार्ट होने तक 500 सीरीज लाऊंगा, 500 क्वेश्चनों का सीरीज लाऊंगा, जिसमें आपको एकदम पूरा अच्छे से इसको तैयारी कर लेना है, ताकि आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जा गए हैं पिछले कई एग्जामों में। तो आपको बता दें अगला ये जो क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज का, जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? तो जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? और आपका ऑप्शन है कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। तो दोस्तों तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोशिका, क्योंकि जीवन की जो सबसे मूलभूत इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे मूलभूत इकाई को कोशिका, और जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक जो इकाई होती है उसे कोशिका ही कहा जाता है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। याद रखिएगा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका होती है? तो तंत्रिका
कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। तो याद रखिएगा, कोशिका शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उसी ने किया था। और ये कब किया था? 1665 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1665 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, यानी कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो याद रखिएगा, ये दो महान वैज्ञानिक थे, स्लाइडन, ठीक है, स्लाइडेन, और एक वैज्ञानिक का नाम था स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बताइएगा कि कैसा लगा ये टेस्ट सीरीज, बता करके अपना कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये आपका जब तक राय नहीं मिलेगा तो अगले वीडियो बनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर ये टॉपिक लगता है इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर इसमें कुछ लिख करके हमें कमेंट कीजिए, अच्छा या ख़राब बताइए, ताकि मैं मोटिवेट होकर के अगला वीडियो भी आपके लिए ला सकूं और मेरा साहस भी बढ़े। तो चलिए दोस्तों, आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स टू ऑल।